हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह आज की जो प्रश्नोत्तरी हम लिए हैं यूजीसी नेट मार्च 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था द्वितीय पाली का है। और ध्यान दीजिएगा कैसे प्रश्न आए थे, प्रश्नों का नेचर देखिए और इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आइए पहला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। आपको बताना है देवनागरी लिपि कैसे विकसित हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई और जब ब्राह्मी लिपि आई थोड़ी गुप्त तरीके से आई, फिर उसमें कुटिलता आई, फिर देवनागरी लिपि हुई। ऐसे करके आप याद कीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। आइए दूसरा प्रश्न जो आया था वह आया था हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। 3, 4, 5, 6। सबको पता है इयम गणना नाम नासिका च। इसमें आता है अंगा, इय, अड़, न, म। ये नासिका से 5 बोले जाते हैं। 5 ऐसे व्यंजन हैं जो बोले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गोविंद, यहाँ पे देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था। 1951, 1953, 1955, 1957। तो ये किया गया था 1957 में। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि कब किया गया था और कितने सदस्य थे। याद रखिएगा 30 सदस्य टोटल थे और यह 1957 में किया गया था। अब एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, समिति के जो सुझाव दिया गया था वह राष्ट्रपति को दिया गया था कि आप क्या क्या बदलाव करेंगे। इसके बारे में आपने पढ़ भी लिया होगा। आइए समय न बर्बाद करते हुए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं। भुक्सा, संडीली, बगराही, कठेरिया, डांगी, मथुरी, भदौरी, बनाफरी, खटोला और लरिया, खटोली, खलताही सॉरी। तो 4 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो ये है भदौरिया, बनाफरी और खटोला। जो बुंदेली बोली है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इतना आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये 5 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपके समक्ष, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है। ग्रियर्सन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का। तो 5 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा यह कथन ग्रियर्सन का है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ये 6 नंबर का, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। यह कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलार वाजपेयी। 6 नंबर के प्रश्न में तो सबको पता है कबीर पे जो शोध कार्य किए थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किए थे। एचपीडी के नाम से हम इन्हें देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम यहाँ पे लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है। नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, देवी शंकर अवस्थी, भैरव प्रसाद गुप्त। 7 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो आंसर होगा 7 नंबर में आप याद रखिएगा आंसर होगा यहाँ पे नई कहानी पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है। संपादक आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे कौन होंगे, नामवर सिंह। कौन होंगे, नामवर सिंह होंगे। नेक्स्ट देखेंगे इनका जो संपादन कार्य हुआ था नई कहानी पद का, तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम लिया जाता है। एक तो लिया जाएगा, आप कभी कभी ऑप्शन में आता है दुष्यंत कुमार, और कुछ लोग जो है कि इनका श्रेय नामवर सिंह को भी देते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है। तो सबको पता है कौन सा नाटक है, धर्मवीर भारती का अंधा युग। कौन सा है, धर्मवीर भारती का अंधा युग। इनसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसमें कितने अंक का है, तो 5 अंक हैं। और यह जो है कि महाभारत के अंतिम अवसान के दिन की इसमें घटना ली गई है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, पहला राजा ये है जगदीश चंद्र माथुर का पहला राजा जो लिखे हैं। इसमें
नेहरू के जीवन के, क्योंकि पहले वही प्रधानमंत्री बने थे, तो नेहरू से के जीवन को यहाँ पे व्याख्यायित किए हैं। कोणार्क पूरा चैनल पे अपलोड है, अगर समय मिले तो पढ़िएगा। यह कोणार्क मंदिर इसको भी जो है कि जगदीश चंद्र माथुर ने ही लिया है। विध्वंस, कला, संघर्ष, पीड़ा, संत्रास का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है, यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया है, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने का श्रेय से वंचित रखा गया है। यह उक्ति उपन्यास के संबंधित है। यह उक्ति मतलब किससे संबंधित है? तो वामारक्षक, भाग्यवती, अमृत चरित, निसहाय हिंदू। 9th नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, यह युक्ति जो है निसहाय हिंदू के लिए है। अगला प्रश्न है, लक्षणामूलक ध्वनि का भेद है। असंलक्ष्यक्रम ध्वनि, असंलक्ष्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमितवाच्य ध्वनि, शब्द सत्य द्भववाच्य ध्वनि। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आप देखेंगे तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि ये जो है कि लक्षणामूलक ध्वनि का भेद है। आप सभी को पता है कि परीक्षा का समय है, तो प्रश्नों पे ज़्यादा जो है व्याख्या न करके हम सीधा प्रश्नों को देखने का कार्य करेंगे, ताकि आप ये समझ पाएँ कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। ब्राह्मण ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? उपमा को, रूपक को, वक्रोक्ति को, यमक को। 11 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा तो क्या होगा ये बताना है। तो वक्रोक्ति के सभी जो है कि सभी अलंकारों का क्या माने हैं? मूल माने हैं वक्रोक्ति को। आप सभी को पता है, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, फिर रिवीजन क्लास है, आप फटाफट रिवीजन करते चलिए। अब पूछा जाता है कि भामह किस सदी के कवि थे? तो 6वीं सदी के यह कवि थे। ठीक, चलिए, और इनकी एक अलंकार रचना है और कहाँ पे, उसी पे इन्होंने कहा है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, इनकी उक्तियाँ भी आप याद रखिएगा, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1885, 1879, 1893, 1882। 12 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही होगा, 1893 आयरलैंड में हुआ था। एनी बेसेंट का जो जन्म हुआ था वह कहाँ कब हुआ था? तो इनका जन्म 10 अक्टूबर को हुआ था 1847 ईस्वी को। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कहाँ पे हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था। यह जो है कि 1893 में भारत में वापस आई थी। ठीक है, इनकी जो एक रचना है ना जिसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था वह है थियोसोफिकल सोसाइटी, 1907 में इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से किस चिंतन ने धर्म को शास्त्रार्थ का अर्थ न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व का संदेश दिया? तो राम मनोहर राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन। 13 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। ये है रामकृष्ण परमहंस। आप इनके बारे में, विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना इन्होंने की थी वह 1897 ईस्वी में किए थे, बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु, बेलुरु है, बेंगलुरु मैंने बोल दिया, बेलुरु। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो कलकत्ता में, आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे राम मनोहर लोहिया का जो है इनका ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। इसकी भी स्थापना कलकत्ता में ही हुई थी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बम्बई में, जिसे आप मुंबई कहते हैं ना, बम्बई। आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रार्थना समाज भी आप नोट कर लीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना जो किए थे वह केशव चंद्र सेन ने किए थे। कब किए थे? तो 1867 ईस्वी में। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलें आगे, अगला प्रश्न है। अब एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 14 है। अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकी महाजनपद वाद का पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया। यह कथन
किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। 14 नंबर के प्रश्न में तो ये है बी ऑप्शन, प्रेमचंद। प्रेमचंद का एक निबंध था, उसका नाम था महाजनी सभ्यता, वहीं से यह कथन लिया गया है। अब आप समझ लीजिए, इतनी प्रेमचंद की रचनाएं गोदान उदान लगाई गई हैं, लेकिन कथन कहाँ से पूछा जा रहा है? तो महाजनी सभ्यता से। तो किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप सबको पता है। और इनके प्रेमचंद के जो अन्य निबंध हैं, क्योंकि निबंध से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो एक है पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, हिंदी उर्दू एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे, ये 15 नंबर का प्रश्न है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? अब पूछा जा रहा है हिंदी का, इतना आप याद रखिएगा, हिंदी का पहला दैनिक समाचार। वैसे तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पहला हिंदी का समाचार पत्र, समाचार सुधावर्षण, अवध अखबार, जग हितकारक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, समाचार सुधा वर्षण। कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण। और ये निकल कब रहा था? तो 1854 ईस्वी में। अब कलकत्ता से, कहाँ से निकल रहा था? तो कलकत्ता से। कौन निकाल रहे थे? तो श्याम सुंदर सेन। इतना आप याद रखिएगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला यह सुधा वर्षण पहला था। ठीक है, प्रकाशन इसका जो आरंभ हुआ था यह पहला था। और बनारस अखबार, ये देखेंगे हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है? तो ये बनारस अखबार होगा। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन कर रहे थे बनारस अखबार का, वो कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका नाम आप नोट कर लेंगे, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अगला प्रश्न है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा कविता में प्रियमन ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया था? धर्म कीर्ति, वज्र कीर्ति, कीर्तिप्रभ, आम्भिक। बहुत अच्छे से आप जब पढ़े होंगे असाध्य वीणा किसकी रचना है, इसमें किस चीज़ की कहाँ इसका संग्रह है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा क्लियर करना होगा। तो ऑप्शन होगा बी, वज्र कीर्ति। सबको पता है कि असाध्य वीणा जो अज्ञेय की कविता है, यह आंगन के पार द्वार संग्रह में संग्रहित है। असाध्य वीणा की जो कथा है वह आधार जो है वह जापान की है। कहाँ की है? जापान की प्रचलित लोक कथा है। ठीक है, ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में शीर्षक से संकलित की गई है, वहीं से ये कवि प्रेरणा लिया है। यह कविता 3 खंड में है, याद रखिएगा। कितने खंड में है? 3 खंड में है। पहला है अंतः सलीला, क्या है? अंतः सलीला, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा है चक्रांत, चक्रांत शिला। तीसरा क्या है? असाध्य वीणा। इसकी जो मूल संवेदना है वह सृजन तत्व की व्याख्या है, व्यक्ति कैसे अपने आप को सृजित करता है और पहचानता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेत करता है? कृष्ण, उद्धव, नंद, अक्रूर। 17 नंबर के प्रश्न में तो भ्रमर गीत से यह लिया हुआ है, और इसमें किसके तरफ संकेत कर रहा है? तो किसके तरफ? उद्धव की तरफ। ठीक है, ये रहा जो है कि उद्धव के तरफ। और पूछा जाएगा कि यह प्रसंग कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया? सूरदास के 10वें स्कंध में भ्रमर गीत से लिया गया है। ठीक है, आगे चलिए। 18 नंबर का प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। शासन की बंदूक, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? वर्वे, सोरठा, दोहा, उलाला। 18 नंबर के प्रश्न को आप बताएंगे। शासन की बंदूक जो कविता है वह जो है कि का जो प्रकाशन हुआ है शासन की बंदूक कविता का, यह हुआ है 1966 ईस्वी में। कब हुआ है? 1966 ईस्वी में। यह नागार्जुन की कविता है। किसकी कविता है? नागार्जुन की कविता है। और इसमें कुछ उक्त जो कविता है वह 5 दोहों में इसका संकलन किया गया है। कितने दोहे में? तो 5 दोह में, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न 19 नंबर का। 19 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ये 19 नंबर का प्रश्न है। सुनी है कै नाही यह पट कहावत, जू काहू कल्याप है, सु कै कल पाए। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेश, भ्रांतिमान, यमक, श्लेष। अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो
यमक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ आप ये कल्पाय, कल्पाय का क्या अर्थ है? तो तड़पना है। क्या है? तड़पना है, पूछा जा सकता है तो नोट कर लीजिएगा। और इसमें कौन सा अलंकार है? ये आपने देख लिया कि यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर का, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया है। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ क्या है? देख पा रहे होंगे आप, दामुल हौज तो क्या अर्थ है इसका? आजीवन कारावास। क्या है? आजीवन कारावास है इसका अर्थ है। ठीक है। और आप सभी को पता है मैला आंचल, मैला आंचल का जो प्रकाशन हुआ है वह 1954 ईस्वी में हुआ है। यह किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यह फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक रचनाकार हैं और इनकी रचना एक आंचलिक रचनाकार है। उपन्यास में पूरा जो है कि पूर्णिया जिला मेरीगंज गांव की समग्र कथा देखी गई है। उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। याद रखेंगे कितने खंडों में? 2 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। इतना आप याद रखिएगा। और इसमें देखेंगे आप जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी, राजनीति, मठों का, आश्रमों का पाखंड सब कुछ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? तो सब कुछ दिखाया गया है। अब आया 21 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आप ध्यान देंगे। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जाता है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? अब आपको बताना है, बताएंगे आप। महाभोज, आखिरी कलाम, काशी काशी और राग दरबारी। 21 नंबर के प्रश्न में तो यह कहाँ से लिया गया है? तो राग दरबारी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राग दरबारी से। और राग दरबारी का जो प्रकाशन हुआ है 1968 ईस्वी में हुआ है। किस में हुआ है? तो 1968 ईस्वी में हुआ है। और राग दरबारी पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया उपन्यास है। किस में है? उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का यहाँ उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल को इसी उपन्यास पे 1900 याद रखेंगे 1969 में साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। एक चीज़ और पूछा जाता है कि राग दरबारी का जो उपन्यास उसमें कितने अंश है? तो 35 अंश हैं। तो आप याद रखेंगे यह कैसा उपन्यास है? तो रिपोर्ताज शैली में लिखा गया उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? रिपोर्ताज शैली में लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में जो मुख्य पात्र आते हैं नोट कर लीजिए, वैद्य जी, रूपन, रंगनाथ, प्रिंसिपल, साहब, खन्ना मास्टर और जोगनाथ, शनिचर, रामधीन और भीकम खेड़वी। ये रहे कुछ जो है कि आपके सिलेबस में लगे उपन्यास। कौन सा उपन्यास? राग दरबारी के कुछ डिटेल से कथन। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा, राग दरबारी। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। और अच्छा क्या नहीं अच्छा तो सब अच्छा है। और ये आया हुआ प्रश्न है, आपने परीक्षा में देखा भी होगा यदि आप परीक्षा में बैठे होंगे। अब आप बताएंगे यह किस उपन्यास का कथन है? तो तमस का है। किसका है? तमस का है। एक चीज़ और याद रखेंगे, तमस की जो कथा वस्तु है 1947 के इर्द गिर्द है। पंजाब में भयानक संप्रदाय हुआ था, सबको पता है 1947 में देश विभाजन हुआ था। क्या क्या समस्याएं आई थी? इसमें 5 दिन की पूरी कथा वर्णित है। उपन्यास जो है वह 2 खंडों में है। कितने खंडों में है? 2 खंडों में है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है। दूसरे खंड में जो अनेक गांव का जो उपन्यास की परिधि में गांव आए हैं उसकी कथा कही गई है। तमस का मतलब होता है अंधकार। और एक चीज़ और याद रखेंगे, तमस के कुछ पात्र पूछे जाते हैं, जैसे नत्थू है जो 5 रुपये लेके सुअर मारता है, मुराद अली है, बख्शी जी है, मास्टर है, रामदास, कश्मीरी लाल, लाल हैं और जनरैल सिंह हैं, शंकर लाल हैं, देशराज हैं, अजीज हैं,
अजीत सिंह हैं, मेहता जी हैं, इनको भी याद रखिएगा क्योंकि मेहता जी आएंगे आपके किस जो है कि उपन्यास में, तो गोदान में मेहता जी आते हैं, देवदत्त हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर का। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। यह कथन किस चरित्र का है? बाणभट्ट का, लोरिक देव का, अघोर वैरव का, महामाया भैरवी का। 23 नंबर के प्रश्न में तो यह किसका कथन है? तो महामाया भैरवी का कथन है। और यह कथन कहाँ से लिया गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास से जो लगा है बाणभट्ट की आत्मकथा। और पूछा जाता है कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है यह किस सदी का है? तो 7वीं सदी का उपन्यास है। इसमें जो पृष्ठभूमि ली गई है, इसमें हर्षवर्धन काल का चरित्र चित्रण किया गया है। अब पूछा जाएगा उपन्यास किस शैली में है? तो यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, बाणभट्ट की जो आत्मकथा में पात्र आते हैं, जैसे भट्टिनी आएगी, अघो भैरव आएगा, रोलिक देव आएगा, महामाया आएगा, सुचरिता आएगी, बाणभट्ट आएगा और निपुणिका आएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर का। ये रहा आपके समझ 24 नंबर का प्रश्न। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी के है? युवा वर्ग पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। उसका युवा वर्ग, युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा को आगे कभी मजबूत कभी कमजोर हो जाता है और उस भुगत की भी रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है यह किस कहानी का है? तो कहानी आपने पूरा पढ़ा होगा, तो ये पिता कहानी से लिया गया है। अपना अपना भाग्य भी आया है, जैनेन्द्र का है। एक अनाथ बच्चे की कहानी है जो पहाड़ी रहता है, लेखक सब मानवता दिखाता है लेकिन 10 रुपये उसको नहीं देता है, अपना अपना भाग्य कह के लोग छोड़ देते हैं। ये गैंग्रीन आप सबको पता है त्रासदी पे है, ये एक निरिश्ता है, इसमें रोज होने की चित्रण है, अज्ञे की कहानी है। और इसमें टीटी आता है और आप देखेंगे पात्र आते हैं और 2 ही 3 4 पात्र आते हैं, डॉक्टर आते हैं। राजा निर्बसिया आपने पढ़ा होगा, यह कमलेश्वर की कहानी है। इसमें 2 कहानियां साथ में चलती है, एक पौराणिक कथा चलती है, एक चंदा और उसके पति की जो है कि कहानी चलती है। आपने खूब अच्छे से इन सबों को पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गया? कसीदारी, चिकनकारी, जरदोजी, फुलकारी। तो किसको देख के खुश हुआ था चीफ? अब जिसकी हमने ऊपर बात किया था, चीफ की दावत, जो कहानी है चीफ की दावत, तो चीफ यहाँ है, तो यहीं पे चीफ की दावत लिख के आप नोट कर लीजिएगा, जो इसका प्रकाशन हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ। इसमें वृद्ध विमर्श दिखाया गया है, एक बूढ़ी माँ को किस तरीके से बुजुर्ग, अपने ही बुजुर्ग माँ को लोग छुपाने का कार्य करते हैं। इसमें स्वार्थपरकता है, हृदयहीनता है, अवसरवादिता है। यह मध्यम वर्ग की नई पीढ़ी की मूल्यहीनता का यथार्थ चित्रण इस कहानी के अंतर्गत आपको मिलेगा। इसके पात्र नोट कर लीजिएगा। इसमें मिस्टर सामनाथ है, बूढ़ी माँ है, उनकी पत्नी है। भीष्म साहनी की और कहानियां हैं जो मर्म पैदा कर देती हैं, जैसे नीली आंखें, अमृतसर आ गया, वांगचू, ओ हरामजादे, चील। ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ कहानियां हैं। अब देखेंगे आप अगली कहानी से ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? नाही नाही दवतवा, पातर ठुरवा, छटके जैसन बिजलिया, जय मैया सरस्वती, अरजी करत बानी हम हमरा पर होखू सहाय, हे मैया हमार पर होखू सहाय, नोनवा चटाई काहे नाही मारली, सॉरी घर घर, सजन रे झूठी मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये तो गाया है वो जो उसको गाड़ी पे बैठाया था ना। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे जो है कि ये नान्ही नान्ही दतवा के पातर जो है कि ठोरवा, छटके जैसन बिजरिया, ये नहीं है। बाकी ये तीनों कहानियाँ इसमें आई हैं। ऑप्शन आपका ये होगा। तो याद रखेंगे। अब ये कहाँ से आया है? ये तीसरी कसम से आया है। मारे गए गुलफाम इसका दूसरा नाम है।
यह रेणु की कहानी है। पूछा जाता है कि जो है कि तीसरी कसम मारे गए गुलफाम जो कहानी है वह किस संकलित में संकलित है, तो यह प्रश्न पूछा गया है। तो किसमें है? ठुमरी में है, नोट कर लीजिएगा। नायक इस कहानी का हीरामन है, कौन है? द्वारा 3 कस्में खाई गई हैं। पहली कसम चोरी का सामान नहीं ला देंगे, दूसरी कसम बांस की लदनी नहीं करेंगे, अगुआ पिछुआ निकला रहता है। तीसरी कसम में है कंपनी वाली औरत को नहीं बैठाएंगे। और यह जो है कि आंचलिक कहानी है, गांव की सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का, सिद्धू और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरड़ियों अनुभूतियों और दशाओं के संबंध में नहीं था। तो ये नाथपंथियों के बारे में यह कथन किसका है? प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है, याद रखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामविलास शर्मा। तो बी ऑप्शन सही होगा। यह जो है किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आप सभी को पता होगा कि सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। प्रश्न पूछा जाता है। और यह कथन जो है यह किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन यहाँ पे शुक्ल जी का है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर का, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए सतीत्व के सम्मान के लिए देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? पणदत्त, देवसेना, बंधुवर्मा, मातृगुप्त। 28 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे। तो यह पणदत्त का कथन है। किसका कथन है? तो यह पणदत्त का कथन है स्कंदगुप्त नाटक से। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1928 ईस्वी में हुआ है। प्रसाद के तीनों नाटक चैनल पे अपलोड हैं, समय अगर मिले तो जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी पढ़िए या परीक्षा के बाद पढ़िए, लेकिन इन प्रसाद के नाटकों को बेहतरीन तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है। आप एक चीज़ याद रखेंगे, आज स्कंदगुप्त जो नाटक है प्रसाद जी का, इसके पात्र को आप याद रखिएगा। स्कंदगुप्त स्वयं है, इसके बाद कुमार गुप्त है, गोविंद गुप्त है, पणदत्त है, बंधुवर्मा है, देवकी है, मातृगुप्त है, अनंत देवी है, जयमाला है। और इसकी जो है कि जो भूमिका है उसे उसमें जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है उसे भी आप नोट करेंगे। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। चंद्रगुप्त में 4 अंक हैं, ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं, भी आप नोट कर लीजिए। और इस जो है कि स्कंदगुप्त जो नाटक है इसमें एक चीज़ और नोट कीजिए, टोटल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 33 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 33 दृश्य हैं। 7 गीत हैं। और आप देखेंगे 17 पुरुष पात्र हैं। कितने? और 8 स्त्री पात्र हैं। ये रहा फैक्ट इस प्रश्नोत्तरी का, जो कि आपके लिए उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न ये रहा। आप देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है? चंद्रगुप्त से पूछा जा रहा है। एलिस, लीला, जयमाला, नीला। नीला लीला दोनों सहेलियां थी, आप सबको पता है, बताएंगे। का संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो जयमाला किससे संबंधित है? जयमाला। अब चंद्रगुप्त का जो प्रकाशन हुआ है वह 1931 ईस्वी में हुआ है। क्या हुआ है? 1931 ईस्वी में। इसमें कुल 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। 46 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 46। और 13 गीत है। कितने गीत हैं? 13 गीत है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त नाटक के जो पात्र हैं, चंद्र से चंद्रगुप्त हो गया, च से चाणक्य हो गया, ऐसे याद करो। सिंहरण, आम्भिक, सिकंदर, फिलीपींस, एनीजा, क्रिटिस, सेल्यूकस, वरुचि, पर्वतेश्वर, अलका, सुवासनी, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिका, एलिस और नीला लीला इनकी 2 सहेलियां थी। ठीक है, ये जयमाला इसकी पात्र नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट 30 नंबर का प्रश्न है, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपर्युक्त कथन किसका है? सुधा शिवपुरी का, बब करांत का, इब्राहिम अलकाजी का, ओम शिवपुरी का। आप सबको पता है कि जो आधे अधूरे नाटक है इसका मंचन किया गया है। किसका? इसी का।
यह दाम्पत्य जीवन के संबंध में जो खोखलापन है और परिवार का विघटन की जो स्थिति है वो सबको दिखाया गया है। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आधे अधूर का जो प्रकाशन वर्ष है वह कब है, तो 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और यह नाटक धर्मयुग के साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इसका जो है पहला मंचन जो किए थे वह किए थे शिवपुरी के निर्देशक ने किया था दिशांतर, दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो दिल्ली में। यह नाटक दो भागों में, एक पूर्वार्ध है और दूसरा उत्तरार्ध है, याद करेंगे, दो भागों में नाटक है। आधे अधूरे नाटक में 5 पुरुष पात्र आते हैं। कितने पुरुष पात्र, 5, और 3 महिला पात्र आती है। 5 पुरुष पात्र में पुरुष एक ही होता है, रूप बदलता है। ठीक है, पुरुष 1 महेंद्र, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन, पुरुष 4 जुनेजा। स्त्री पात्र में देखेंगे आप, सावित्री है बड़ी लड़की, बिन्नी छोटी लड़की, किन्नी इनकी छोटी लड़की है, अशोक इनका लड़का है। 4 पुरुष पात्र आते हैं और एक बेटा आता है, जो मिला के टोटल 5 पुरुष पात्र हो जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 31 नंबर का। ये रहा आपके स्क्रीन पे 31 नंबर का प्रश्न है। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले। हम उस हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करें। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा है। अब आपको बताना है उपेंद्र नाथ अस्क का जो नाटक है अंजू दीदी, यह प्रश्न वहीं से लिया गया है। इसमें अंजलि द्वारा अनिमा से कहा गया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब इस नाटक का जो अंजू दीदी नाटक का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है 1955 ईस्वी में है। यह उच्च मध्य वर्ग के खोखले जो संस्कार हैं उसी का इसमें प्रतिनिधित्व किया गया है अंजलि के माध्यम से। अंजलि का दूसरा नाम अंजू है और यह यांत्रिक घड़ी के जैसा जीवन बना दी है। उसी का कारण होता है इस जो है कि नाटक में टोटल 2 अंक होते हैं। और देखेंगे कि बाद में ये जहर खा के मर जाती है अंजलि, क्योंकि इसके हिसाब से इसका परिवार चलता नहीं है। 2 अंक हैं और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। कितने कितने, तो 3-3 दृश्य हैं, आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे नाटक का दूसरा अंक जो है स्पष्ट होता है कि अंजू कैसे मर गई। तो आप पढ़ेंगे तो पूरा देखेंगे। ये भी नाटक मेरे चैनल पे अपलोड है। और एक चीज़ और आप देखेंगे, इस नाटक में कुछ पात्र हैं। अंजलि जिसका दूसरा नाम अंजू दीदी, श्रीपद, इंद्र नारायण, नीरस अंजू का पुत्र है, और नजीर है, ओमी है, नीलम, अनिमा, वकील साहब, राजू, मुन्नी, ये कुछ इनके पात्र हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है। ये रहा आपके समझ 32 नंबर का। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है, और काम भुजंग मेरी क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन का वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ता है। मघा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। 32 नंबर के प्रश्न को आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। यह कुबेरनाथ राय का निबंध है। उत्तर फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी से लिया गया है कि आसपास का है। ठीक है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास जो उत्तर फाल्गुनी का नक्षत्र है उसी में ये बातें बताई गई हैं। निबंध की जो भाषा है वो तत्सम शब्दों की अंग्रेजी के कुछ स्फुट मिलते हैं। विश्वनाथ तिवारी ने इस निबंध के बारे में कहा है, कुबेरनाथ राय के निबंधों में रस छलकता रहता है ना। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा 33 नंबर का प्रश्न। किस नंबर का है, तो यह 33 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखेंगे। 33 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कविता क्या है। मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृत के 4 अध्याय। तो यह कथन जो कहा गया है मजदूरी और प्रेम में कहा गया है। इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ है। अध्यापक पूर्ण सिंह के यह निबंध है। किसका निबंध है, पूर्ण सिंह का। इन्होंने सिर्फ 6 निबंध लिख के हिंदी जगत में अपना नाम अमिट कर लिया। और आप देखेंगे
निबंध में 8 शीर्षक दिए हैं। कितने शीर्षक? 8 शीर्षक हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है मिलान वाला, अभी देखेंगे। एक पेपर हमने सॉल्व किया था, वहाँ पे बना था। पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है मजदूर की मजदूरी, तीसरा है मजदूर की कला, समाज का पालन करने वाले दूध की धारा, गडरिये का जीवन, प्रेम, मजदूरी, मजदूरी और फकीरी, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये रहे कुछ इनके निबंध के सार तत्व। साथ साथ में आप सुनते और समझते चलिएगा, है ना। और इनके जो 6 निबंध हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान। ठीक है। और यहाँ पे दिया है ना, आप देखो, संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य जो नामवर सिंह का यह निबंध है, 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर को भी देख लीजिए, यह विवेकी राय का निबंध है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न 34 नंबर का। ये रहा आपके समझ। निम्नलिखित में से कौन विवेकी राय द्वारा कृत निबंध संग्रह नहीं है? फिर बेतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, हर बारिश में। 34 नंबर के प्रश्न का आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि हर बारिश में इनका निबंध नहीं है। तो पूछा जाएगा कि यह किसका निबंध है, तो नोट कीजिए। यह निबंध जो है निर्मल वर्मा का है, 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। किस कब हुआ है? तो 1970 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। यह निबंध संग्रह है निर्मल वर्मा के। निर्मल वर्मा के कुछ निबंध संग्रह आप जानिएगा। यहाँ पे देखेंगे चीड़ों पर चांदनी, कला का जोखिम, दलान से उतरते, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, दूसरे शब्दों में। ये बार बार पूछा जाने वाला है। अब देखेंगे उठ जाग मुसाफिर किसका है? तो विवेकी राय का निबंध संग्रह है। इसमें टोटल 10 निबंध है। कितने निबंध है? 10 निबंध है। मेरी दिनचर्या, कुछ आयाम, उठ जाग मुसाफिर, ग्रीष्म बहार, तीन डंडिया, चोट से उभरा समय और वैताल, नमो बुद्ध, वृक्षेप, केन है एक इनका, ततः किम, चिंता भारत के उजड़ते गांव में, गांव बनाम गांव, सवाल जीने के। ये रहे कुछ इनके निबंध। अब देखेंगे, ये रहा आपका 35 नंबर का प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य के निबंध। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? देखो पूछ लिया गया है, ऐसा भी प्रश्न आता रहता है ना। अब आपको ध्यान देना है संस्कृति और सौंदर्य के निबंध में। अब ये पूछा जाएगा संस्कृति और संबंध किसका निबंध है? तो नामवर सिंह का निबंध है। दूसरी परंपरा की खोज कहाँ से लिया गया है? तो दूसरी परंपरा की खोज से लिया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें जो है कि निबंध में उल्लेख नहीं है, तो किसका नहीं है? तो शिशिर, शिशिर शिशिर के फूल का नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है। 35 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी। क्या होगा? आंसर होगा डी। अब आप समझ पाए होंगे। अब चलेंगे भारतेंदु मंडल के लेखकों का चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? लेख, ललित गद्य, गद्य प्रबंध, निबंध। अच्छा प्रश्न है। देखिए क्रिएटिव माइंड से यह प्रश्न बनाया गया है। तो ललित निबंध का प्रयोग नहीं करते हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब भारतेंदु मंडल की बात आई है, तो भारतेंदु मंडल में कौन कौन से राइटर रहे हैं? खुद भारतेंदु जी थे। इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, ठाकुर जगमोहन सिंह, अम्बिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास। ये इनके मंडल के कुछ जो है कि महत्वपूर्ण लोग थे। चलिए अब देखेंगे 37 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरी प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक से है? मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृत के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, क्या बोलूं क्या याद करूं। 37 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यह है संस्कृति के 4 अध्याय। किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसी निबंध पे इन्हें क्या मिला है? 1959 में, 59 में इनको साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है। ये क्या किए हैं? इसमें संस्कृतियों का जिक्र किए हैं। इसमें टोटल 4 सोपान है। जब आप संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वह 4 सोपान में आया है। आर्य आगमन, जैन बौद्ध का आंदोलन दूसरा, तीसरा है इस्लाम का आगमन, और चौथा है
यूरोप का आगमन। भारत पुस्तक जो है पूरे संपूर्ण भारत का इतिहास 4 खंडों में बाँट कर यहाँ पे आज्ञे जी समझाने का कार्य किए हैं। संस्कृत के 4 अध्याय में 4 अध्याय जो विभक्त है, आपने इसे देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे जो है कि अगला अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, आवारा मसीहा है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। आवारा मसीहा या विष्णु प्रभाकर की क्या है? तो विष्णु प्रभाकर की जो है कि जीवनी का जिक्र इसमें किया है। किसने किया है? तो इस आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने किसकी जीवनी लिखा है? तो बंगला के उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी इसमें लिखी गई है। इसमें टोटल 3 भाग है। कितने भाग हैं? नोट कर लीजिएगा, 3 भागों में इन्होंने लिखा है शरत चंद्र की जीवनी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है? तो राहुल सकृत्यान ने। इसमें पूरा यात्रा वृत्तांत दिए हैं। वो छद्मवेश में वो घूमने निकले थे, ये सारा चीज़ है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है। टोटल कितने भागों में है? तो 4 भागों में है। नेक्स्ट देखेंगे, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? मेरा परिवार, अतीत की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। 38 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा कहाँ संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं में। इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1943 ईस्वी में हुआ है। इसमें जो मुख्य पात्र है, महादेवी जी हैं, भक्तिन है, ठकुरी बाबा, बेला ठकुरी बाबा की एक बेटी है सहुआइन है जो मर जाती है, वो भी विधवा हो जाती है और लेके उसको घूमते रहते हैं, तबला बजाते हुए लोग वहाँ पे घूमते हैं। पथ के साथी आप देख रहे हैं, इसका जो प्रकाशन हुआ है 1956 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1956 ईस्वी में हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पथ के साथी में महादेवी ने रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ जो प्रणाम के साथ इन्होंने इनका साहित्यकारों का, लोगों का जो जीवन इसमें जोड़ने का कार्य किया है। उसमें आप सुभद्रा कुमारी चौहान को पाएंगे, मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रा नंदन पंत को, सिया राम शरण गुप्त को याद किया है चित्रों के माध्यम से, कैसे कैसे उनके साथ ये लोग रहे। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 39 नंबर का। ये रहा, आप देख रहे हैं 39 नंबर का प्रश्न है, शरत चंद्र ने रविन्द्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोच्च कवि एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? व्यास, कालिदास, कबीरदास, भवभूति। प्रश्नों का लेवल आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किए हैं व्यास। किसके किए हैं? व्यास किए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। 39 नंबर में व्यास के सर्वोत्तम घोषित किया है, ये प्रश्न आपसे बन रहा है ना। और सबको पता है शरत चंद्र ने रविन्द्रनाथ के किस कवि के बाद का सर्वोत्तम घोषित किया है, ये प्रश्न आपकी समझ रहा। अब रहा 40 नंबर का प्रश्न। तो 40 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही स्थान वही थी मेरे लिए नटिनिया। यह कथन किसका है? शरत चंद्र का, हरिवंश राय बच्चन का, तुलसीराम का, राहुल सकृत्यायन का। तो किसका है? तो तुलसीराम का यह कथन है। किसका है? तुलसीराम कृत मुर्दहिया जो इनकी रचना आती है 2010 में। इसके 2 भाग हैं, एक 14 में आती है, एक 10 में। उसी में ये जो प्रथम खंड है ना, चले बुद्ध की राह के अंश से यह प्रश्न लिया, यह कथन लिया गया है। अब मुर्दहिया कहाँ का जिक्र है इसमें? तो आजमगढ़ के गांव है, लेखक का गांव है मुर्दहिया। आजमगढ़ में जो स्थित है, शमशान घाट है जहाँ से मुर्दे जलाए जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यह जो है, यहाँ पे एक लेखक और कथन कहता है कि मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है, ठीक है। मुर्दहिया जो आत्मकथा है 7 भागों में है। कितने भागों में है? 7 भागों में है। और एक है, पहला है भूतही परिवार पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दहिया की गिद्ध तथा लोक जीवन। और आप देखें आगे, 5वां है भूतनिया नागिन, छठा है चले बुद्धि की राह, और 7वां है आजमगढ़ में फाका कसी। नोट कर लीजिएगा, सबको याद कर लीजिएगा, है ना।
चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है 41 नंबर का, देवनागरी लिपि के संबंध में कथन बताना है। अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है ना। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथन बताइए। नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी लिपि आक्षरिक नहीं है। अब आपको कूट के माध्यम से आंसर देना है। अब आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा सही है, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। ठीक है, और ये सही है, नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। आप आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का देखिए। ये रहा 42 नंबर का प्रश्न, बड़ा प्रश्न है, छोटा करते हैं। आप पूरा प्रश्न आ गया है, उम्मीद है आप लोग प्रश्न को पूरा देख पा रहे होंगे। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। अब क्या वैषम्य मिलता है दोनों में, ये प्रश्न के माध्यम से आप बताएंगे और थोड़ा सा सोच समझ के प्रश्न को रीड कीजिएगा। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अब देखेंगे, अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ए स्वर आय औ के रूप में उच्चरित होता है। ध्वनि के स्तर पर अवधि अकारांत है, जबकि ब्रज उकारांत है। चौथा है, अवधि में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। और देखेंगे, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा प्रसर्ग जोड़ने की प्रवृत्ति है मिलती है, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं है। ठीक है, 42 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगा? ये तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा पर सर्ग जोड़ने से प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में ऐसा नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें एक बार गहराई से पढ़िएगा, है ना। अच्छा प्रश्न बनता है यूजीसी नेट में, छोटी मोटी परीक्षा भी नहीं है, बड़ी परीक्षा है। चलिए, ये रहा आपके समक्ष अगला प्रश्न 43 नंबर का। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई है। कबीर परिचय में अनंतदास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। क्या किया है? तथ्यों का उल्लेख किया है। अब आगे बताना है, जम्भनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ है। अलख दरीबा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया है। अब आपको बताना है, इतना कथन आपने पढ़ लिया है, उत्तर देना है क्या है। ये 43 नंबर का प्रश्न है। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। कबीर परिचय में अनंतदास ने कबीर के व्यक्तित्व की जीवनी के तथ्यों का उल्लेख किया है। यहाँ तक बातें सही है। जम्भनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ था, तो ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए, अलख दरीबा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से, ये भी गलत है। ये पांचवा सही है। तो 1 2 5 सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। अब चलेंगे 44 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये भी बड़ा प्रश्न है, पूरा हम जो है कि स्क्रीन पे प्रश्न ला दिए हैं। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान में दक्षिण भारत के जीवनी को रेखांकित किया गया है। दूसरा है, रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण है। और तीसरा है, गगनलिक कृत अवाक में पश्चिमी घाट के प्रकृति सुषमा का वर्णन है। यात्री के उपनाम से मशहूर नागार्जुन घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं। निम्न वर्मा के यात्रा वृत्तांत चिड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख है। अच्छा प्रश्न है, 44 नंबर का। इकाई 10 का निचोड़ दिया है यहाँ पे। अब आपको बताना है कि क्या सही है। तो ये मोहन राकेश खीरी चट्टान, ये भी सही है। रघुवंश की हरी घासी हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण है। यहाँ पे देख रहे हैं, गगनलीक कृत अवाक में पश्चिमी घाट का प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है। ये बातें भी सही हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। सी ऑप्शन पहला, दूसरा और पांचवा सही है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर का। ये भी प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, यूजीसी ऐसे ही प्रश्न को पूछती है। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अश्क का नाटक कैद काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन नाम से प्रस्तुत किया गया। दूसरा है पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत अत्यंत सार्वजनिक अत्यंत सर्जनात्मक रूप में हुआ। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है, जबकि ये गलत है, स्कंदगुप्त नहीं ध्रुवस्वामिनी है। आगे देखेंगे प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामिनी, भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ। भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है। उपर्युक्त जो विकल्प दिए गए हैं उसका सही उत्तर आपको करना है 45 नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, अश्क का जो नाटक है कैद, यह मंचित हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है पुराण, ये भी बातें सही है। चौथा आप देख पा रहे हैं, चौथा ऑप्शन प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामिनी, भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष प्रसारित हुआ है। और ये पांचवा आपका गलत है, और ये प्रसाद का अंतिम नाटक नहीं है। तो इस हिसाब से 1, 2 और 4 सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। 45 में आपका ऑप्शन बी सही है। अब एक चीज़ आपने देखा था कि यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भुवनेश्वर के जो नाटकों का पवित्रता कोमलता प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं में सहज तिरस्कार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पांचवा गलत है। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ, तो बी सही हुआ 45 नंबर में। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये 46 नंबर का। यहाँ पे आपको बताना है, वैसा ही बड़ा सा प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए। रिपोर्टाज से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करना है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी रिपोर्टाज है, बिल्कुल सही है। इस रचना विधा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। तीसरा पढ़िएगा, एलिया एहरेनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाप दिसंबर 1938 से आरंभ हुई। बंगला के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा बंग समाचार के लिए लिखित रिपोर्टाज भी अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है उपर्युक्त विकल्प में से कौन सा सही है। 46 नंबर के प्रश्न में एक चीज़ आप याद रखेंगे कि रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी शब्द है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा जो आप देख रहे हैं, ये तीसरा देख रहे हैं, एलिया एहरेनबुर्ग में रिपोर्टाज कुशल लेखक जो थे सर्वाधिक प्रतिष्ठित थे। आपने पढ़ा होगा कंटेंट की वीडियो में, यदि आपने देखा होगा तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि हाँ, ये द्वितीय विश्व युद्ध में ये बातें दिखाई गई थी, है ना। अब आपको आगे देखना है कि अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला सही है, तीसरा सही है। क्या सही है? पहला भी सही है, तीसरा सही है, और ये चौथा भी सही है कि लक्ष्मीपुरा है। ठीक है, ये रहा आपका 1, 3, 4 सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। आप देखेंगे 47 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा 47 नंबर का प्रश्न। ये भी प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको हम पढ़ते हैं प्रश्न को, फिर हम देख लेंगे। आपको 47 नंबर के प्रश्न में ध्यान देना है। नई समीक्षा 20वीं, यहाँ पे क्या करना है कि देखेंगे, आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कथन को सही कथन चुनिए। नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। नई समीक्षा का आरंभ 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुआ। इस नाम का प्रथम प्रयोग एलन टेट ने किया। तीसरा ऑप्शन है, एलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप में मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। एलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं और पदावलियों बिंबों के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त एक आधान पात्र की भांति है। वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना का स्थान पर कथानक का महत्व स्थापित किया है। 47 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकारती है, ये बात बिल्कुल सही है। नई समीक्षा 19वीं सदी की देन है, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, यह 20वीं सदी की देन है। कब की है? तो ये गलत हो गया। अब आप देखेंगे इलियट का मत
कि केवल अतीत ही वर्तमान रूप में मर्यादित नहीं, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अतीत भी वर्तमान को क्या करता है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने बारे में सोचे भी होंगे ना, बेफालतू बातें नहीं करेंगे, बट आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप देखेंगे आगे कि इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों को ग्रहण करे एवं संचयन के निमित्त में आधार मात्र की भक्ति भांति होता है। अभी आप एग्जाम के क्लियर करेंगे, करेक्ट करने के बाद आप सोचेंगे आपको क्या करना है, क्या तब सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे कि मैं एक अच्छा प्रोफेसर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मेरे जीवन में ये सुविधाएं होंगी। बहुत कुछ सोच के आप इस डिपार्टमेंट पे आ गए हैं ना। तो यहाँ पे ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपका ए ऑप्शन सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर का है। ये भी प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और आप समझिए। बिंब और प्रतीक पर आधारित कथनों को विचार करना है। बिंब का मतलब होता है इमेज या चित्र बन जाना मानसिक पटल पे। बिंब केवल संकेत करता है, जबकि प्रतीक उसे प्रत्यक्ष या संवेद्य और ग्राह्य बना देता है। दूसरा है बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषण उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट चौथा है, विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान से संभव नहीं है। प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूति को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न 48 नंबर का। अब आपको ध्यान से देखना होगा, बिंब केवल संकेत करता है। बताइए, आपके दिमाग में जो चित्र बनता है वह केवल संकेत करता है, जबकि प्रतीक उसे प्रत्यक्ष या संवेद ग्राह्य बना देता है। यही इसी को आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है ना। अब आप दूसरा देखेंगे, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात बिल्कुल सही, अर्थ के स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषण उत्तेजना में बिंब विधान मुख्य आता है। दोनों बातें सही है, दूसरा तीसरा सही है। चौथा क्या कह रहा है, विभिन्न संवेदना के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान में संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये भी गलत है। ये पांचवा आप देख रहे हैं, आप दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हुआ। 48 नंबर का प्रश्न आप कर लिए। अब आप देखेंगे 49 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये रहा 49 नंबर का प्रश्न और सारा खेल फोर्ट विलियम कॉलेज से, जो आपके इकाई 3 में मेंशन बहुत अच्छे से किया गया है। अब आप देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्समैन साहब की प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के प्राध्यापक थे। विलियम केरे पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद हुआ। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य का विकास में योगदान दिया। 49 नंबर के प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है, आप कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, 49 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। अब आप देख पाएंगे कि 4 मई 1800 ईस्वी को 4 मई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम की स्थापना होती है। ठीक है, कौन करता है तो मार्किवस बेलेस्ली ने किया था, जिसमें सदल मिश्र लल्लू लाल इस कॉलेज के संबंध में थे। तो ये सदल मिश्र वाला कथन तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, सदल मिश्र ने कॉलेज में जुड़कर खड़ी बोली गद्य का विकास का योगदान दिया था। 49 नंबर के प्रश्न को आप बिल्कुल बारीकी से समझने का कार्य कीजिएगा। तो आपने देखा 4 मई 1800 ईस्वी को मार्किवस बेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें 2 टीचर इन्होंने रखा था, सदल मिश्र और लल्लू लाल। 2 बाहर से काम करते थे लेकिन अंदर यही 2 लोग थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। अब 1 और 3 सही है। अब आपको चुनाव करना है आगे। अब आप बताएंगे कि यहाँ पे 5वां भी सही है। तो 1, 3, 5, तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है और 5वां भी सही है। ये रहा 49 नंबर का प्रश्न। अब आप देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर का।
राम मनोहर राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपर्युक्त कथन कौन सा है? राम मनोहर राय 50 नंबर के प्रश्न का आप देखेंगे। राम मनोहर राय नहीं है, राजा राम है। क्या है? राजा राम मनोहर राय है। यहाँ पे राजा शब्द रुक गया है ना, मिस्टेक हो गया है। ये है कौन है? तो भारतीय नव जागरण के अग्रदूत हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। वे बहुदेववादी कर्मकांडों का समर्थन करते थे। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणालियों से प्रभावित थे। वे स्वयं को वेदांती मानते थे। वे मूलतः युक्तिवादी नैतिकतावादी धर्मानुयायी थे। 50 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं कितनी गहनता से यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये बहुदेववादी कर्मकांडों का समर्थन नहीं करते थे, विरोध करते थे। इन्होंने ही आप देखेंगे बहुत कुछ बदला था समाज में। 50 नंबर के प्रश्न का अब यह क्या थे? तो यह भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, आप सभी जानते होंगे। अब ये पहला कट गया, इसमें देखेंगे पहला था तो ये भी ऑप्शन गया। अब आप देखेंगे 50 नंबर के प्रश्न को दूसरी समझिए। वे भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे, बिल्कुल सही। आप देखेंगे आगे, ठीक है। और देखेंगे वे ईसाई धर्म की नीतियों प्रणालियों से प्रभावित थे, हाँ बिल्कुल प्रभावित थे। अब आप आगे देखिएगा तो यहाँ पे समझ पाइएगा कि वे मूलतः युक्तिवादी नैतिकतावादी धर्मानुयायी थे। ये सही है, 2, 3 और 5 सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हुआ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप यहाँ तक पढ़ते रहिएगा। और आप ध्यान देंगे कि हमने इस पार्ट में 50 प्रश्न लिए हैं, 50 पार्ट का हम दूसरा लेके आएंगे। परीक्षा से पहले आप यदि कर लेते हैं प्रश्नों को, माथा पच्ची कर लेते हैं, तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे प्रश्न को हल कर पाएंगे। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे बहुत सारी कहानियाँ 21 नेट में लगी 21 कहानियाँ उपलब्ध हैं, निबंध उपलब्ध है, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं बहुत सारे। आप समय निकाल के पढ़ते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक नहीं भी कीजिएगा लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी का कितनी अच्छे से पढ़ाई चल रही है।